जय हिंद प्यारे साथियों, मैथ का एक और प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेके आ चुका हूं जो आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, जीडी या हर वो एग्जाम जहां पर मैथ पूछा जाता है आपके लिए बहुत उम्दा और लाभकारी यानी सफिशिएंट रहने वाला है। सवाल नंबर 1 आपके सामने आएगा, करके दिखाना कितना दम है जरा दिखाओ अपने अंदर। सवाल नंबर 1 आपके सामने ये रहा। देखो मैंने सवाल आपके सामने रख दिया यहाँ पर, और क्या है सवाल के अंदर जरा बताइए। सवाल के अंदर क्या है बताइए। आप कहोगे सर जी कुछ भी ना, सवाल में मजाक ही कर रहे हो। अगर आपके मन में ऐसा आया है ना कि कुछ भी नहीं है तो आप सही ट्रैक पर हो, दमदार है यानी आपके अंदर दम है। सवालों को आप आराम से कर सकते हो। जितने सवाल पूछे जाएंगे ना कांस्टेबल में उतने के उतने मार के आओगे। इस सवाल को करके बताओ जरा क्या है, मैं पढ़ के बताता हूं क्या है। वो कह रहा है कि एक डीलर 20,000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है और 20% और 5% की दो क्रमिक छूट के साथ वह मरम्मत पर 1,800 रुपए खर्च करता है और इसे 20,000 रुपए में बेचता है। उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत बताना है कि उसका लाभ हुआ या हानि हुई है, ये हमको क्या करना है भाई, बताना है। डीलर ने 20,000 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु थी, उसे दो छूट मिल गई 20 की और 5 की, और उसने 1,800 रुपए मरम्मत पर लगा दिए। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि वो जो डीलर है वो कितने रुपए की खरीद कर लेकर आया है दो छूट के साथ। आप कहोगे 20,000 था, 20,000 रुपए था और उसे 20% की छूट मिली तो उसने खरीदी कितने की, आप कहोगे 80% की, और दूसरी उसको 5% की छूट मिली तो उसने खरीदी कितने की, आप कहोगे 95% की। ठीक है ना भाई, 95% की। आप सीधा सीधा यहां से जब गुणा भाग लगाओगे तो परसेंट से 2 जीरो खत्म। ठीक है ना भाई, इस वाले परसेंट से 2 जीरो खत्म, तो यहां पर कितना बच गया, 20 बच गया। तो 8 दूनी होता है भाई साहब 16 यानी 160 बन जाएगा, और गुणा में कितना होता है 95 होता है। दोनों की जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारा ये क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, यानी डीलर जो खरीद कर लेकर आया ना वो आ जाएगा निकल के। तो आप 16 पंजे 80, यहां पर 8 कैरी हो गए, और 16 नियम 144, 144 और 8 कितने होते हैं 152। तो यहां पर 152 मैंने कर दिया, और जीरो एक ये वाला था, जीरो एक लगा दिया। यानी अब आप आराम से कह सकते हो कि डीलर जो लेके आया था उस वस्तु को वो 15,200 रुपए की लाया था दोस्त। कितने की लाया था, 15,200 रुपए की लेके आया था, लेकिन उसने 1,800 रुपए मरम्मत पर भी तो लगाए हैं। तो आप कहोगे 1,800 रुपए इसके अंदर और ऐड कर दो, बोले ठीक है कर देते हैं। तो 1,800 और ऐड करोगे तो यहां पर मैं 1,800 और लिख देता हूं। तो यहां पर टोटल जो उसका क्रय मूल्य बनेगा वो कितना बन जाएगा, आप कहोगे 2 जीरो के तो 2 जीरो आ जाएंगे, और यहां पर 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, एक कैरी, एक 6 और एक 7 और एक जीरो, वो सॉरी एक ही आ जाएगा, यानी 17,000 रुपए की वो वस्तु उसको पड़ चुकी है। लेकिन उसने बेची कितने रुपए की है, 20,000 रुपए की बेची है। अगर 20,000 की उसने बेची है, बिल्कुल साफ साफ कह रहा था, बिल्कुल साफ साफ कह रहा था वो कि उसने 20,000 रुपए में बेचता है। खरीदी है 17,000 की और बेची कितने की है दोस्त, 20,000 की। तो उसका लाभ कितना हुआ दोस्त, उसका लाभ कितना हुआ, तो आप कह दोगे 17 की खरीदी 20 की बेची तो 3,000 रुपए का लाभ हो चुका है। और लाभ को परसेंट में जब हम बनाते हैं तो क्या करते हैं, क्रय मूल्य पर है ना। यह हमेशा एक चीज को याद रखना कि लाभ हानि की गणना हमेशा और हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। क्या होती है दोस्त, क्रय मूल्य पर होती है। तो क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पर आप कहोगे 17,000 है। परसेंट के लिए 100 से गुणा और परसेंट का निशान लगा देंगे। तो यहाँ पर देखना 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट गए, तो यहाँ पर 300 बच गया। अगर 17 से मैं 3 को काटूंगा तो कितना, देखो लाभ आ रहा है, ये लाभ परसेंट निकल के आएगा। तो 17 से काटो तो 17 ही करना, 17 17 दूनी 34 होता है, ज्यादा हो जाएगा तो 17 ही करना, 17 एक आएगा, पहला डिजिट मेरा एक आएगा। तो एक दो में है, इन दोनों में नहीं है, तो इनमें से मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं बनेगा। देखते ही काट दो। फिर कितनी बार जाएगा भाई, 17 करना 17, और यहां पर कितना बच जाएगा, आप कहोगे 3 और 13 130 हो जाएगा, 13 बचेगा 130 हो जाएगा। तो 17 सत्ते कितना होता है भैया, 17 सत्ते 119 होता है, 17 सत्ते 119, कितना बचेगा यहाँ पर 11 बच जाएगा। जीरो लगाएंगे तो 110 हो जाएगा, तो 17 छक्का 102, यानी 17 पॉइंट कुछ आएगा। देखो 17 पॉइंट यहां पर भी है, 17 यहां पर भी है। अब दो जगह 17 है, लेकिन उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहां पर हानि हो रही है, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ रहे हो बात को, ऐसे ऑप्शन को चूज करते हैं, ऐसे ऑप्शन को चूज करते हैं जब दो दो ऑप्शन एक जैसे दिए हों, तो कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। इन दोनों में अंतर सिर्फ इतना है कि ये लाभ है और हानि है। यहां पर डीलर को सिर्फ लाभ हो रहा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, काम खत्म पैसा हजम। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर अगला देखना क्या कह रही है सवाल में।
देखो दोस्त, सवाल आपके सामने है, जरा बना कर दिखाइयो, बना कर दिखाइयो क्या कह रहा हूं, मैं पढ़ देता हूं एक बारी। देखो वो कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, यदि वर्ग की परिधि वृत्त की परिधि के बराबर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। वो वर्ग की क्या निकलवा रहा है भैया, भुजा निकलवा रहा है। आराम से सवाल को बना दोगे, मैंने हर बार कहा है और अब भी कह रहा हूं कि आप मेंसुरेशन के सवालों को जहां पर भी देखोगे, अगर आपको फॉर्मूले उसके याद हैं तो इससे हल्का चैप्टर आपके लिए दुनिया में कोई सा नहीं है। और अगर आपको इसके फॉर्मूले याद नहीं है तो इससे भारी पूरी दुनिया में कोई चैप्टर नहीं है आपके लिए। तो आप यहां पर डिसाइड कर सकते हो। तो उसने क्या कहा कि वृत्त की त्रिज्या है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये त्रिज्या दी है यानी आर दिया है, आर का मान कितना है, आप कहोगे 14 दे रखा है, ठीक है ना भाई। आर का मान 14 है, किसका, वृत्त का। वर्ग की जो परिधि है ना दोस्त, वो वृत्त की परिधि के क्या है, बराबर है। तो आप मुझे ये बताओ कि वर्ग की परिधि क्या होती है। वर्ग क्या होता है, वर्ग ये होता है, आप कहोगे कि वर्ग की सारी भुजाएं, तो ऐसे बन गया रेक्टेंगल की तरह। आप कह दोगे, आप आराम से कह दोगे कि वर्ग जो होता है वो इस तरीके होता है, चारों भुजाएं उसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और कोण भी क्या होते हैं भैया, बराबर होते हैं ना, 9 चौक 36 360। तो आप आराम से कह सकते हो कि जो वर्ग है उस वर्ग की परिधि, यानी मैं यहां से निकालूंगा वर्ग की परिधि। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसको कहीं पर लिख लेना। वो कह रहा वर्ग की परिधि और क्या बोल रहा है वो, और वृत्त की परिधि दोनों बराबर हैं। और वृत्त की परिधि, समझ रहे हो बात को, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि दोनों क्या है, बराबर है। तो वर्ग की परिधि क्या होती है, तो आप कहोगे 4a होती है। और वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्त, वृत्त कैसा होता है, ऐसा होता है। इसकी परिधि क्या होती है, आप कहोगे 2 पाई r होता है। कितना, 2 पाई r होता है। कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं होनी चाहिए ना दोस्त, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब आप आराम से कह सकते हो कि हमारे पास क्या पूछा है उसने, भुजा पूछी है, और हमारे पास r हैगा, r कितना है, 14 है। तो आप यहां पर करोगे a यानी 4a बराबर 2 और गुणा में पाई का मान रखोगे 22/7 और आर का मान कितना रखोगे, 14 रख दोगे यहाँ पर। तो 7 दूनी कितना होता है, 14। और यहाँ पर देखो 2 और 2 कितना होता है, 2 दूनी 4। इस 4 से ये वाला 4 कट जाएगा तो ए बराबर कितना आएगा, 22 आ जाएगा। यानी कि आप आराम से कह सकते हो वर्ग की भुजा कितनी है भैया, 22 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है, 22 मीटर। काम खत्म, पैसा हजम। अगला सवाल ये रहा, देखो आपके सामने बहुत लाजवाब, उम्दा, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखो आप अपने आप को जज करो यहाँ पर कि आप कितने सवाल कर पा रहे हो, ठीक है ना दोस्त। सवाल आपके सामने आ चुका है। सवाल में क्या कह रहा है जरा बताओ। सवाल आपके सामने पढ़ के बता देता हूं, फिर आप आराम से करना बैठ के। वो कह रहा है एक ट्रेन की गति स्टॉपेज को छोड़कर 108 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज को बिना छोड़े ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट तक रुकती है। ये सवाल इस तरीके से है कि रुक रुक कर उसकी चाल इतनी है और बिना रुके उसकी चाल इतनी है। यानी रुक रुक कर चाल और बिना रुके चाल, ये वाला सवाल आपने बहुत ज्यादा देखा होगा। ये सवाल वही है, बस यहाँ पर स्टॉपेज का नाम कर रखा है उसने। स्टॉपेज का मतलब, स्टॉप मतलब रुकना, रुकने की बात कर रहा है, कहीं पर रुकी है कहीं पर नहीं रुकी है। तो मैं आपसे सीधा सीधा एक बढ़िया सा फॉर्मूला देता हूं कि जब भी आपसे ऐसा समय पूछा जाए, जब भी आपसे समय पूछा जाए इस तरीके से, तो आप क्या करोगे दोस्त, आप ऐसे कर देना। आपसे समय पूछा जा रहा है तो ऐसे करना, तेज गति माइनस धीमी गति, धीमी गति, तेज गति माइनस धीमी गति, इस तरीके से कर लेना। और बटे में क्या करोगे, तेज गति, तेज गति, तेज गति, दोनों को कर लेना। तेज गति कौन सी है, आप कहोगे 108 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप क्या करोगे भैया, 108 लगा दोगे यहाँ पर, माइनस धीमी गति कितनी है, आप कहोगे 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर 90 रख दोगे। और नीचे क्या है, तेज गति, तेज गति कितनी थी, आप कहोगे 108 किलोमीटर थी। आप इसके काटाफिटी मचाओगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 108 में से 90 जाएंगे, कितने बचेंगे दोस्तों, तो आप आराम से कह दोगे 18 बच जाएंगे। 18 और नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा ये 108। तो 18 छक्का 108, ये कितना बनेगा, 1/6 बन जाएगा। लेकिन ये क्या है दोस्त, घंटा है। इस घंटे को आंसर मिनट में है तो मैं आराम से मिनट में बना दूंगा इसको। मिनट में कैसे बनाओगे, आप कहोगे सर जी इसको 60 से गुणा कर दो, ये मिनट में बन जाएगा। 6 से 6 खत्म होगा, यानी 10 मिनट इसका बिल्कुल सही
ही आंसर हो जाएगा। 10 मिनट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत नहीं होनी चाहिए, है ना, ठीक है ना भाई। सवाल नंबर अगला देखो, इस वाले फॉर्मूले को मैं दोबारा अच्छे से लिख देता हूं, यानी तेज गति माइनस धीमी गति, और बटे में क्या था भैया, तेज गति। इसको नोट डाउन कर लेना कहीं पर, इसको नोट डाउन कर लेना कहीं पर, काम आएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, देखो क्या कह रहा है सवाल। सवाल नंबर अगला, काम खत्म पैसा हजम। सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने आ चुका है दोस्त, ठीक है। इसको मैं नीचे कर लेता हूं, ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको बढ़िया से। देखो सवाल ये है आपके सामने, क्या कह रही है सवाल में, सवाल में क्या कह रही है, सवाल में कह रही है कि ए किसी कार्य का 40% भाग 6 दिनों में कर सकता है और बी उसी कार्य का 30% भाग 3 दिन में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया और ए ने काम करना जारी रखा। पूरा काम कितने दिन में पूरा हुआ, ठीक है ना भाई। बढ़िया सवाल है, एकदम मजेदार है। देखो कैसे करेंगे, वैसे तो आप बना ही दोगे, लेकिन फिर भी एक बार बताता हूं। देखो 40% दे रखा है, तो आप अच्छे से जानते हो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप कहोगे 2/5 होती है, 2/5 होती है। अगर मैं इसकी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो यहां पर आप कह दोगे इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है, आप कहोगे 3/10 होती है। कितना दोस्त, 3/10 होती है, 3/10 होती है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा होगा, दोबारा लिख देते हैं, 3/10 होती है। अब एक चीज को समझना, मैंने कई बार बताया है कि अगर यहां से मुझे एक भाग काम निकालना हो, पूरा काम निकालना हो, तो कैसे निकालूंगा। आप कहोगे 2 से तो पहले 6 को भाग कर दो, तो 2 तिया 6, यहां पर 3 बनेगा, यहां पर 3 बन जाएगा, और जब 3 को और 5 की गुणा करोगे तो 15 बन जाएगा। यानी एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 5 तिया 15 दिन में। तो आप आराम से कर सकते हो, एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर देता है। उसी तरीके से इसे करोगे तो ये 3 दिन में कर रहा है, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहां पर कितना बचेगा, 10 बचेगा, और यहां पर 1 बचेगा, तो 10 की गुणा 1 में करोगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो आप आराम से कह सकते हो कि बी जो है इस काम को 10 दिन में पूरा कर देता है। दोनों का जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितना बनेगा दोस्त, आप कहोगे 30 बन जाएगा। कितना, 30 बन जाएगा। तो ये 30 बन चुका है। फिर आगे क्या कह रहा है, टोटल काम निकल गया, टोटल वर्क यहां पर निकल के आ चुका है, ठीक है ना भाई। फिर आगे क्या कहा, उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो एक साथ काम कर रहे हैं और 2 दिन के बाद बी ने छोड़ा है, तो सीधा सा आपका जवाब होना चाहिए कि ए और बी ने 2 दिन तक साथ काम करा होगा, ठीक है ना भाई। तो यहां पर क्षमताएं निकालूंगा तो 15 दूनी 30, 10 तिया 30, ए की क्षमता 2, बी की क्षमता 3। तो ए और बी का 2 दिन का काम, तो ए बी का 2 दिन का काम, 2 दिन का काम जब आप निकालोगे तो एक दिन में कितना कर रहा है, आप कहोगे 2, और बी कितने दिन में कर रहा है, एक दिन में कितना कर रहा है, 3 कर रहा है। तो 2 दिन का काम जब मैं निकालूंगा तो 2 गुणा, एक दिन ये करेगा, एक दिन ये करेगा, 2 दिन होगा, एक दिन हुआ, एक दिन में कितना काम हुआ, 5, तो 2 दिन में कितना होगा, आप कहोगे 5 दूनी 10 काम हो जाएगा। ये काम ए और बी ने कर दिया। अब बी तो काम को छोड़कर चला गया, तो मैं कह रहा हूं शेष काम कितना बच गया दोस्त, यहां पर शेष काम कितना बच गया। तो आपको ऐसे हिंदी नहीं लिखनी है, एग्जाम में आपको हिंदी नहीं लिखनी है, आप सीधा सीधा कहना एक दिन में ये इतना कर रहा है, एक दिन में ये इतना कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, आप कहोगे 5 कर लेंगे, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 5 दूनी 10 कर लेंगे। टोटल काम कितना अपने पास, टोटल काम अपने पास 30 है। अगर 30 टोटल काम है, 10 काम हो चुका है, तो शेष काम दोस्त कितना बचेगा, आप कहोगे 20 काम बच जाएगा, 20 काम बचेगा। अब ये काम कौन करेगा, बी करेगा। बी की क्षमता कितनी है, 2 से आप जब भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। तो ये हमसे कह रहा है कि पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, पूरा काम कितने दिन में, 10 दिन तो यहां पर लग गए दोस्त, और 2 दिन उसने यहां पर लगा दिए, 2 दिन यहां पर लगा दिए, यानी कि जो पूरा काम है, पूरा काम दोस्त कितने दिन में हुआ, 12 दिन में। कितने दिन में, 12 में, 10 में ये और 2 ये, 10 2 12 दिन में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, काम खत्म पैसा हजम, ठीक है ना भाई। सवाल नंबर अगला मैं शॉर्ट कराने की कोशिश करता हूं, क्योंकि आपका एग्जाम सिर पे है, समझ रहे हो बात को, एग्जाम बिल्कुल सिर पे है, तो चीजों को शॉर्ट करना सीखो दोस्त, शॉर्ट करना, समझ रहे हो बात को।
तो सॉर्ट करो करो चीजों को, पूरा प्रयास करो। सवाल आपके सामने है, देखना क्या कह रहा है सवाल। सवाल आपके सामने है, सवाल क्या कह रहा है जरा बताओ। ठीक है भाई, देखना भाई क्या है सवाल के अंदर। सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक धारा, नहीं होगा यहाँ पर दर होगा, यहाँ पर दर होगा दोस्त। दर, धारा का क्या काम है इसमें, नाव धारा का सवाल थोड़ी है। वगैरह एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज पर दो बराबर राशियां निवेश की, क्रमशः 8 वर्ष और 10 वर्ष के लिए। यदि अर्जित ब्याज में अंतर 200 रुपए है, एक योजना में उसके द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। वो कह रहा है जो उसने दो साधारण ब्याज पर अलग अलग वर्षों के लिए धनराशि लगाई है वो दोनों बराबर है, लेकिन दोनों ब्याजों में जो अंतर है, दोनों ब्याजों में जो अंतर है दोस्त वो 200 रुपए का है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर उसकी 10% दर है 8 वर्ष के लिए और 10% दर है 10 वर्ष के लिए, तो यहां पर अगर मैं ऐसा ही निकालूं, ऐसा ही कैसे निकालोगे परसेंटेज में, तो आप पहले वाले का निकालना 10% का जब आप निकालोगे 8 वर्ष के लिए तो कितना आएगा, आप कहोगे दर की और समय की गुणा कर दो तो हमारा, देखो आप अच्छे जानते हो, बता देता हूं कि परसेंटेज ब्याज जो होता है, परसेंटेज ब्याज जो होता है वो R इंटू टी होता है, यानी दर की और समय की जब आप गुणा कर देते हो तो परसेंटेज ब्याज निकल के आता है। समझ लो दोस्त, इसको कहीं पर नोट डाउन कर लेना, बहुत काम का चीज है ये। तो जब मैं इन दोनों की गुणा करूंगा 10 की और 8 की, तो परसेंटेज ब्याज आएगा कितना आएगा, तो आप कहोगे 80 आ जाएगा। 80% तो यहां पर आया ब्याज, है ना, 80% ब्याज यहां पर मिला मुझे। और दूसरा ब्याज जो था यहाँ पर, दूसरा वाला जो ब्याज है वो कितना है भैया, 10 वर्ष में 10% के हिसाब से, तो आप कहोगे 250, यानी 100% मुझे यहां पर मिला। अब वो सीधा सीधा मुझसे ये कह रहा था कि दोनों ब्याजों में जो अंतर है दोस्त वो कितने का है, दोनों ब्याजों में जो अंतर है दोस्त वो कितने का है, तो आप बड़ी आराम से कह दोगे कि दोनों ब्याजों में जो अंतर है वो 200 रुपए का है। तो मैं यहां पर चेक कर लेता हूं कि यहां पर अंतर कितना है, तो यहां पर आप चेक करोगे तो 20% का अंतर है, और यहां पर कितना है दोस्त, आप कह दोगे 200 का अंतर है। 1% का जब आप मान निकालोगे तो 1% बराबर 10 निकल के आएगा, और पूछा क्या है, राशि पूछा है, तो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। तो आप क्या करोगे, 100 से यहां पर गुणा कर दोगे और 100 से यहां पर गुणा कर दोगे, तो 100% की वैल्यू जो निकल के आएगी दोस्त वो कितनी आएगी, 1000 रुपए निकल के आएगी। काम खत्म, पैसा हजम। ठीक है ना भाई, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, बिल्कुल लॉलीपॉप सा सवाल था, छुटकू सा सवाल था, आराम से बना दिया होगा। सवाल नंबर अगला ये रहा आपके सामने, फटाफट सवाल को करा दूंगा मैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है। गए वो दिन जब नाव भी हमारी चला करती थी, कहां, पानी के अंदर दोस्त, कहां पर, पानी के अंदर। अब कहां चलेंगी, जमीन के अंदर, अंदर नहीं बाहर। सवाल नंबर ये रहा आपके सामने, वो कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है, यानी सेमी सेंटीमीटर है, और उस कक्षा में लड़कियों की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है। यदि कक्षा के सभी छात्रों की औसत ऊंचाई 150.5 सेंटीमीटर है, तो उस कक्षा में लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा। बड़ा ही लॉलीपॉप सा सवाल है, आपने ये वाला मेथड अगर नहीं पढ़ा तो समझ लो मैथ के अंदर कुछ नहीं पढ़ा। ये सवाल जो है एक मेथड मांगता है, और वो मेथड है, इसको मैं बोलता हूं एलिगेशन। एलिगेशन बोलते हैं दोस्त, इसको हम एलिगेशन बोलते हैं। आप अच्छे जानते हो, पहला यहां पर, दूसरा यहां पर, वो दोनों से मिलकर जो बनता है वो बीच में। ठीक है ना, ये बात आपको पता होगी, मैं जानता हूं। ठीक है भाई, फिर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि लड़कों का जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, 152। जो लड़के हैं उनकी औसत ऊंचाई कितनी है दोस्त, आप कहोगे 152 है, और लड़कियों की जो औसत ऊंचाई है दोस्त वो कितनी है, आप कहोगे 148 है। कितनी है, 148 है। और दोनों की मिलाकर जो औसत ऊंचाई है वो कितनी है, वो है 150.5 है दोस्त। दोनों का अंतर जब आप निकालोगे, दोनों का अंतर जब आप निकालोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक रेशियो मिल जाएगा, किसका, लड़कों का और लड़कियों का। लड़कों का और लड़कियों का कितना आएगा भाई दोस्त, जरा बताना कितना आएगा। तो आप कह दोगे, आप बड़ी आराम से कह दोगे कि आप जब 150.5 में से 148 निकालोगे तो कितना जाएगा, तो आप कहोगे यहां पर 2.5 बच जाएगा, 2.5 बचेगा, और यहां पर रेशियो बनाएंगे,
और 152 में से 150.5 जाएगा तो 150 घटा लो पहले, तो कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 2, और 2 में से 0.5 जाएगा तो यहाँ पर 1.5 बचेगा। कितना बचेगा, 1.5 बच जाएगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा, और 5 से काटोगे 5 पंजे 25 और 5 दिया दोस्त 15 हो जाएगा, यानी 5:3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा जहां पर भी है। कितना, 5:3 इज द ऑप्शन रहेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्त। ठीक है, ये एलिगेशन मेथड से सबको पता होता है, इसका सबको इसको पता होता है कि एलिगेशन मेथड क्या चीज होती है दोस्त। ठीक है, अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर अगला ये रहा। देखियो क्या कह रहा है सवाल, छुटकू सा सवाल है, तुरंत बना दोगे, छुटकू सा सवाल है, तुरंत बना दोगे। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप छुटकू सा सवाल है आराम से बना दोगे, लेकिन इस सवाल को इतना छुटकू भी मत समझना दोस्त, ये बढ़िया सवाल है, एकदम जबरदस्त जिसे बोलते हैं। देखिए क्या कह रहा है सवाल में, वो कह रहा है 3 संख्याओं ए बी सी, ए सबसे बड़ी संख्या है और बी से सी का अनुपात 4:5 है। यदि ए और बी का HCF यानी में से 16 है, बी और सी का LCM 240 है और ए बी का LCM 152 है, तो ए बी और सी का LCM कितना है? ए बी सी का LCM दोस्त कितना है ये पूछना चाह रहा है। एबीसी का देखो, यहां पर बी और सी का एलसीएम तो उसने दिया है 240, लेकिन इसमें ए शामिल हो करना पड़ेगा हमें, तब हमें पता चलेगा कि सही क्या है। सबसे पहले बात तो ये है कि बी और सी का हमें एलसीएम दे रखा है, वो अनुपात दे रखा है। बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है, 4:5। कितना दोस्त, 4:5 दे रखा है, 4:5। आप अच्छे से जानते हो कि यहां पर जो में से है वो में से कितना है, 16 है। किसका, ए और बी का। बी का में से भी यही है और ए का में से भी यही है। अगर मैं आपसे इन दोनों का में से पूछूं तो दोस्त कितना होगा, आप कहोगे 1 हो जाएगा, लेकिन यहां पर बी का में से है कितना, आप कहोगे 16 है। यहां पर बी का में से कितना है, 1, और वहां पर बी का में से कितना है। देखो में से क्या होता है, जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, और इन दोनों संख्याओं में सिर्फ एक चीज कॉमन है और वो है 1। तो बी का में से कितना हुआ, 1, और वहां पर कितना हुआ, 16। तो मैंने यहां पर 16 रख दिया, तो यहां से आप आराम से संख्या मिल जाएंगे आपको। तो ये संख्या कितनी बनेगी, यानी बी का जो सही नंबर आएगा वो कितना होगा, वो आएगा 16 चौका 64। ठीक है ना भाई, और यहां पर जो आएगा वो कितना आएगा भैया, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 निकल के आ जाएगा, 16 पंजे 80। अब आप एक काम करो, यहां पर आप अच्छे जानते हो ए गुणा बी बराबर एक संख्या गुणा दूसरा संख्या और बराबर में से गुणा ले से। में से यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिखते तो ऐसे लिख लो, HCF गुणा LCM यानी में से गुणा ले से, ये भी होता है। देखो यहां पर ए और बी है, ए और बी मुझे दे रखे हैं, यानी बी का यहाँ पर 64 है, तो मुझे किसका निकालना है, ए का निकालना है ना, तो बी का 64 है, तो आप यहाँ पर 64 रख दोगे बराबर में से कितना दे रखा है भाई, में से कितना दिया है, ए और बी का। ए और बी का देखो में से कहीं ना कहीं दिया है, मैंने अभी पढ़ा था, यहाँ पर जो में से है वो कितना है, ए और बी। देखो यहाँ पर ए और बी है ना, और यहाँ पर ए और बी है, तो ए और बी का जो में से है वो कितना है, 16 है, तो मैं यहाँ पर 16 रख दूंगा दोस्त, और गुणा एलसीएम कितना दिया है, एलसीएम भी कहीं ना कहीं दिया है, कितना है, देखो ये है ए और बी का एलसीएम कितना दे रखा है, 152, 192 दिया है। काटा फिटी मचाओ, ए का यहाँ से मान निकल जाएगा, ए का मान निकलेगा, कितना निकलेगा, तो 16 चौका कितना होता है, 64 होता है, 4 आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 4 चौक 16, 4 बार गया, कितना बचेगा, 3, 4 अट्ठे 32। तो आप आराम से कह सकते हो ए बी और सी की संख्या कितनी आ गई निकल के, ए की आ गई यहाँ पर कितनी, यहाँ पर आ गई है 48, यहां पर आ गई है 64, और यहां पर कितनी आ गई है दोस्त, 80। अब देखना इनका हमसे क्या पूछा है, ले से, ए बी सी, ए बी और सी का क्या पूछा है, ले से पूछा है। ले से कितना होगा, ले से क्या होता है दोस्त, ले से आप अच्छे से जानते हो कि सब की जो हम ये निकालते हैं ऐसे निकाल लेते हैं ले से। तो आप 4 से काट सकते हो उसको, 8 से कट जाएगा ये, 8 से भी कट, 8 छंग 48, 8 छंग 48, और कितना आएगा भाई, 8 अट्ठे 64, और कितना आएगा भाई, 8 ढाई 80, 8 ढाई 80। और कट सकता है क्या, आप कहोगे हाँ कट सकता है, कितने से, ये 2 से काट लो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, सबकी गुणा करो, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, और 8 दूनी 16, और 16 संग 96, 16 छंग कितना होता है, 96, यानी कि आप आराम से कह सकते हो 960। एबीसी का जो एलसीएम निकल के आएगा कितना, 960 निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर,
ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। कुछ नहीं था सवाल में। देखो एक चीज आपको बताता हूं, ए गुणा बी मैंने क्यों करा है। एक फॉर्मूला होता है, इसको मिटा देता हूं, जगह नहीं है जरा अपने पास इतनी, है ना। तो यहां पर एक चीज लिख लेना, ये होता है पहली संख्या, ये होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर में से और गुणा ले से, यानी HCF बोलते हैं में से को, और गुणा ले से को क्या बोलते हैं, LCM बोलते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात याद रखना। ये एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में से गुणा ले से होता है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सवाल नंबर अगला ये आया, देखो बढ़िया सवाल होगा, ये भी दमदार। देखो लास्ट वाले जो सवाल रहते हैं ना, एकदम खतरनाक से रहते हैं वो दोस्त। देखना क्या कह रहा है सवाल में, A, B और C 1350 रुपए के लिए एक कार्य करते हैं, अकेले काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है। अकेले नहीं होगा, यहाँ पर A दे रखा है, थोड़ी सी यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर A है, यहाँ पर A दे रखा है A। अब पढ़ेंगे दोबारा सवाल को दोबारा से करेंगे जरा, यहाँ पर थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग थी, मैंने ठीक कर दी। वो कह रहा है A, B और C 1350 रुपए के लिए एक कार्य करते हैं। A अकेले काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि A और B का दक्षता अनुपात 6:5 है। का नहीं, यहाँ पर की होगा, हमारा बस टाइपिस्ट मजेदार है। C की मदद से वे पूरा काम 4 दिन में पूरा करते हैं, C का लाभ कितना होगा ये पूछ रहा है हमसे। आप अच्छे से जानते हो एक चीज, आप क्या जानते हो अच्छे से, आप ये जानते हो जो काम होता है, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको बस समझाने का प्रयास करता हूँ। काम जो होता है वो हम क्षमता की और जब समय की गुणा कर देते हैं तो हमारा टोटल काम निकल जाता है। ठीक है ना भाई, टोटल काम कब निकलता है हमारा, जब हम इफिशियंसी यानी क्षमता और समय की गुणा करते हैं। बस इतनी सी बात बतानी थी, ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो नोट कर लेना, नहीं पता है तो नोट कर लेना। अब देखना सवाल को, हमें क्या कहा उसने कहा कि A और B की क्षमता कितनी है भैया, A अनुपात B की क्षमता कितनी है, 6:5 है, ये हमें क्षमता दे रखी है। अब वो ये कह रहा था हमसे कि C की मदद से, C की मदद का मतलब क्या है कि A और B काम को तो कर रहे हैं और उन्होंने C की भी मदद ले ली, तो काम कितने दिन में निपटा भैया, आप कहोगे 4 दिन में काम निपट गया। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि A जो है काम को कितने दिन में कर रहा था, आप कहोगे 10 दिन में कर रहा था। मैंने अभी आपको बताया था कि जब आपको वर्क यानी कि जब काम निकालना होता है तो इफिशियंसी की और टाइम की गुणा कर देते हैं तो मेरा टोटल काम निकल जाता है। अगर मुझे समय A का लिया है मैंने, तो मुझे क्षमता भी एक ही लेनी पड़ेगी, समय की और क्षमता की जब मैं गुणा लगा दूंगा तो मुझे टोटल काम मिल जाएगा। तो ठीक है ना भाई, तो यहाँ पर लगा दो। अब यहाँ पर कितना है, 10 है, A का जो दिन है, समय है वो 10 है, और A की क्षमता यहाँ पर कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर टोटल वर्क जो निकल के आएगा मेरा, टोटल वर्क जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 6×60। तो टोटल काम कितना आ चुका है मेरा, 60 आ चुका है। बस इतनी सी बात काम की थी और इसमें कुछ भी काम का नहीं है। ठीक है ना भाई। अब देखो वो कह रहा है A, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है A प्लस B और प्लस C तीनों मिलकर एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में कर लेते हैं। ये क्या हुआ भैया, टोटल काम हो गया। देखो तीनों की क्षमता है ये, यहाँ पर तीनों की क्षमता लगा दूंगा मैं और यहाँ पर समय लगा दिया, समय और यहाँ पर मैंने क्षमता लगा दी, दोनों की जब मैंने गुणा करी तो क्या आएगा, टोटल काम निकल के आएगा। और टोटल काम कितना है, आप कहोगे 60 है दोस्त, कितना है, 60 है। अब आप आराम से कह सकते हो A और B की क्षमता कितनी है, आप कहोगे 6 और 5 11, तो यहाँ पर 11 प्लस C और गुणा में क्या है भैया 4 और बराबर कितना है 60 है, क्योंकि ये भी टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, दोनों का मुझे टोटल काम मिल चुका है, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब 4 से इसको काट लो तो 15 चौका 60 होता है दोस्त, तो 11 प्लस C बराबर कितना 15 आ जाएगा, तो C बराबर कितना आएगा दोस्त 4 आ जाएगा, यानी मुझे C की क्षमता भी मिल चुकी है। तो C का लाभ पूछा है। हमेशा याद रखना दोस्त, जब भी पैसों वाला सवाल आता है तो हमेशा पैसे क्षमता के हिसाब से बढ़ते हैं। मैं जितना काम करूंगा जितनी क्षमता से, उसके हिसाब से मुझे पैसा मिलेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, तो क्षमता के अनुसार पैसा बढ़ता है। अगर C का उसने पूछा है हमसे, C का पूछा है तो हम क्या करते हैं, A और B और C यहां पर रख दूं मैं, है ना, और C का अनुपात कितना आ जाएगा, आपको 4 आ जाएगा। पूछा किसका है, 4 का पूछा, यानी C का अनुपातिक योग नीचे रख देंगे, कितना आएगा 6 4 10 5 15 हो जाएगा। और कितने में से लेना भैया, आप कहोगे 1350 में से, 1350 में से लेना है, तो आप इसकी
तिगड़ा मचानी शुरू कर दो। तो आप कहोगे आप 15 से काट लो, इसका कट जाएगा। हाँ, 15 नियमा 135 होता है, 15 नियमा 135 होता है और 9 चौक 36 यानी 360 रुपए किसको मिलेंगे? सी को मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना भाई। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, बढ़िया और दमदार सवाल आएगा। देखो वो वाला भी, ये सवाल भी आपके सामने जो रखने वाला हूं बहुत मजेदार है। सवाल में क्या कह रहा है बस इतना बता दो, इतना बता दो कि क्या कह रही है सवाल में। क्या कह रहे हैं आप? बोले ये कह रहे हैं, पढ़ के सुनाओ। क्या उस वृत्त की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या मतलब आर। वो कह रहा है दोबारा, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, जिनकी त्रिज्याएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। बढ़िया सवाल है एकदम, बढ़िया सा एकदम। वो कह रहा है एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या पूछिए। तो इसकी जो ये वृत्त है इसकी त्रिज्या पूछिए ना, तो मैं वृत्त की जो क्षेत्रफल होता है वृत्त का वो क्या होता है दोस्त? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है इतना बता दो, बस इतना बता दो। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, आप कहोगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या समझे? क्या समझे दोस्त? पाई आर स्क्वायर होता है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर। उसने कहा था कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो कि जिसका क्षेत्रफल जो है दो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो पहले वृत्त के क्षेत्रफल की त्रिज्या ये है और दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल की त्रिज्या ये है। तो पहला वृत्त का क्षेत्रफल जब मैं लूंगा तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर 1 प्लस पाई आर स्क्वायर 2, यहां पर कर दिया मैंने। तो पाई आर स्क्वायर बराबर, यहां पर देखो पाई है और यहां भी पाई है, तो पाई मैंने बाहर ले लिया। तो अंदर क्या है भैया? आर स्क्वायर 1 है। तो 15 का वर्ग कितना होता है? आप कहोगे 225 होता है जी। कितना होता है सर जी? 225 प्लस यहां पर आप चेक करोगे तो R2 कितना है? 8 है। तो 8 का वर्ग कितना होता है? 64 होता है सर जी। बोले ठीक है, पाई से पाई खत्म करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर दोस्त कितना आ जाएगा? आप कहोगे दोनों को जोड़ दो तो 5 4 9 होता है, 6 और 2 8 होता है और 2 यहाँ पर। आप अच्छे जानते हो कि 289 किसका वर्ग होता है? तो ये अंडर रूट चढ़ जाएगा, यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाएगा। तो बताओ ये किसका वर्ग है? आप कहोगे ये 17 का वर्ग है। यही हमारा क्या है? इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्त। तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने आपके सामने रखे। मजा आ गया होगा आपको इन सवालों में। अगर आप पूरे सवाल मार रहे हो तो समझ लो दमदार आपकी तैयारी है, क्योंकि ये सवाल किसी चीज से कम नहीं थे। बढ़िया सवाल थे, मॉडरेट भी थे, हार्ड भी थे और हल्के भी थे। समझ रहे बात को? तो अगले वीडियो के साथ फिर दमदार सवाल लेके आऊंगा आपके सामने। अगर आप चैनल पर नए हो और वीडियो किसी के माध्यम से मिली है तो दोस्त तुरंत सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपको करना है कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।